हम इसको वॉर सिनेरियोज के लिहाज से बात करें, उस लिहाज से JF-17 बीट करता है तेजा को इन ऑल रन। अच्छा, आपने टाइमलाइन का जिक्र किया और आपने कहा कि 80s का ये प्रोजेक्ट है, 80s में ऐलान किया गया कि इसको बनाया जाएगा, फिर 2001 में 2001 में इसकी एक कोई टेस्ट फ्लाइट वगैरह भी हुई, फिर कहीं जाके 2016 में इसकी इंडक्शन हुई। अब ये जो नया तेजस का मॉडल बना रहे हैं, तेजस का नया मॉडल जो सामने आ रहा है, उसके हवाले से भी 2017 से बातें हो रही हैं। 2017 में इसकी मंजूरी दे दी गई थी, 2017 में, 2018 में इसका टेंडर वगैरह भी हो गया। वो माहिदे को फाइनल होते होते 2021 हो गया है। अब ये कह रहे हैं कि ये 2024 तक ये 83 त्यारे इंडियन एयरफोर्स को दे देंगे। क्या ये मुमकिन हो सकेगा? अगर आप इनका आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो तो कोई ज्यादा अच्छा नहीं है। बिल्कुल, इसकी एक दोबारा हम टाइम लाइन को देख लेते हैं। जो आपने बात की, बिल्कुल 83 में कॉन्सेप्ट इंसेप्शन है, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर 1 जो है 2001 में, और 2016 में सीरियल प्रोडक्शन। अभी एज वी स्पीक जहां पे हम खड़े हैं, प्रेजेंटली 2 स्क्वाड्रन्स हैं इनके पास, 45 फ्लाइंग डैगर्स, 18 फ्लाइंग बुलेट्स, ये इन दोनों में है अभी तक। फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस एक चीज होती है और एक इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस होता है। जब ये दोनों चीजें प्रॉब्लमैटिक हैं इनकी टाइम मैनेजमेंट में, क्योंकि हर चीज को एक प्रोजेक्ट के लिहाज से देखा जाता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में टाइम को बहुत क्रिटिकली नोट किया गया है। और बाद में भी अगर हम इस चीज को रिलेट करें JF-17 के साथ, तो जो टाइम लाइन है या जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत बेहतर है। 2024 83 एयरक्राफ्ट नियर इम्पॉसिबल के, नामुमकिन है ऑलमोस्ट के ये इतने जहाज जनरेट कर सकें। मे बी मेरे नजदीक जो इनका टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर 1 होगा, या जो पहला जहाज होगा मार्क 1A जिसको ये कह रहे हैं तेजास का, वो उस वक्त जनरेट हो सकता है, उससे पहले नहीं। अभी जो प्रॉब्लम इनके साथ आ रही है वो मैच्योरिटी ऑफ द सिस्टम की है। हमने JF-17 जब मास प्रोड्यूस किया और 27 फरवरी 2019 को एम्प्लॉय किया A to ground A to air दोनों में, तो उससे आप डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं कि उसकी मैच्योरिटी कितनी है उस प्रोग्राम की। इनका जो तेजास है उस असना में कहीं भी किसी भी रेडार स्कोप में नजर नहीं आया, और अभी भी फोर फ्रंट या जो सबसे आगे वाले फाइटर जहाज हैं उनमें उसका शुमार नहीं होता। अब हम जहां खड़े हैं, जहां पे ब्लॉक 3 की बातें हो रही हैं, B मॉडल ऑलरेडी इन ऑन ग्राउंड एंड इन द एयर है, तो हम इस रिलेशन में JF-17 को बहुत आगे एज अ प्रोजेक्ट देखते हैं और एसिमुलेट करते हैं कि थोड़े अरसे बाद, मेरे ख्याल में इस साल के एंड तक, ब्लॉक 3 जो है उसकी कंप्लीट इंटीग्रेशन हो जाएगी, जिसमें ईसा रेडार से लेके जो डिफरेंट कैपेबिलिटीज हैं उसके पास, PL-15 लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल, इवन लॉन्गर जो मीटियोर राफेल उनके पास है। ठीक, अच्छा सर, आपने ये कुछ वेपन सिस्टम्स का जिक्र किया, रेडार सिस्टम का भी जिक्र किया। अगर अभी हम तेजास का और JF-17 थंडर का कंपैरिजन करें वेपन सिस्टम के हवाले से या फिर इनका जो रेडार्स हैं, तो उसको आप किस तरह देखते हैं? कितना फर्क है दोनों में या कितनी सिमिलैरिटीज हैं? अच्छा, रेडार, पहले रेडार को देख लेते हैं। जो ईसा रेडार है मार्क 1A का और ब्लॉक 3 का जो KLJ-7A है, उसकी रेडार कैपेबिलिटी कॉम्पिटेंसी वंस अगेन एक दफा जब A to air में वो एम्प्लॉय होगा तो फिर समझ आएगी। लेकिन जो बेसिक्स हैं, फॉर एग्जांपल थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता हूँ, ट्रैक वाइल स्कैन, मल्टी टारगेट ट्रैक, सिंगल टारगेट ट्रैक कैपेबिलिटी, GMTI, GMTT, ये सारी वो स्पेसिफिकेशंस हैं जो एक ईसा रेडार में एम्प्लॉय की जाती हैं एक रेडार के थ्रू। अब उन रेडार्स के साथ रिलेट करते हैं वेपन्स को। जब A to air या हवा से हवा पे वार करने वाले जहाज को हम देखेंगे तो उसमें हमें बहुत इंपॉर्टेंट जो खास बात आ जाती है वो रेंज पे आ जाती है।
जो जितना डिस्टेंस पे रह के ऑपोजिट या जो खिलाफ जहाज है उसके साथ उसको लॉक करके फायर कर सकता है उसके ऊपर, वो उतना केपेबल है। अब PL-15 एक तरफ और हमारी तरफ, और एस्ट्रा जो उनके पास है उसको आप देख लें, या डर्बी इजरायली जो मिसाइल है एयर टू एयर BVR में, वो आप देख लें। सो 300 किलोमीटर इज अप्रोक्सीमेट रेंज जो PL-15E को दी जाती है। ऑन द अदर साइड एस्ट्रा जो अभी कंप्लीट इंटीग्रेट नहीं हुआ उसकी रेंज इससे कम है। तो और एयर टू एयर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके अलावा भी एयर टू ग्राउंड या हवा से जमीन पे वार करने के लिए जो वेपन इस्तेमाल होते हैं, जो हथियार इस्तेमाल होते हैं, वो भी देख लें आप। तो लेजर गाइडेड म्यूनिशन आजकल एक्यूरेसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और JF-17 27 फरवरी को रेंज एक्सटेंशन किट्स REKs जो हमने इस्तेमाल की, और अपने निशाने को कंप्लीट जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी है उसके साथ हमने एंगेज किया। तो जो भदौरिया साहब की स्टेटमेंट है, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ फ्रॉम द इंडियन एयर फोर्स के JF-17 बहुत पीछे है और हम बहुत आगे हैं, और हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है JF-17 के साथ, और हम बहुत बेहतर एक जहाज बना रहे हैं और बना लिया है। नंबर, स्टैटिस्टिक्स, टाइमलाइंस कुछ भी उस लिहाज से मैच नहीं करता। ये दोनों प्रोग्राम्स के हवाले से एक चीज जो बार बार सामने आती है वो आती है इंडिजिनस। जी, इसकी प्रोडक्शन इंडिजिनस होगी, मतलब कि अपने मुल्क के अंदर इसको हम बनाएंगे। पाकिस्तान भी ये कहता है कि हम अपने मुल्क के अंदर बना रहे हैं, इंडिया भी ये कहता है कि हम अपने मुल्क के अंदर बना रहे हैं। अब पाकिस्तान के अंदर कितना बनता है JF-17 थंडर, किस हद तक पाकिस्तान का उसमें रोल प्ले करता है, और कितने पुर्जे बाहर से आते हैं, और ऑन द अदर साइड जो तेजस है उसमें क्या सूरत हाल है, कितना तेजस बनेगा भारत के अंदर और कितनी चीजें बाहर से आएंगी। अगर इस चीज को कंपेयर किया जाए तो कौन बेहतर है? पहले तेजास को देख लेते। तेजास का इंजन अमेरिकन है, GE F404। जो रेडार है वो इजरायली है, वेपन जो है वो भी इजरायली है, और रशियन है साथ। ठीक हो गया। साउथ अफ्रीकन पाइथन है, एयर टू एयर मिसाइल, वो भी इस्तेमाल होता है। सो मेजर जो कैपेबिलिटी है उनका जो सेल्फ प्रोटेक्शन स्वीट है वो भी बैरून मुल्क से है। ये तो बिल्कुल भी बात नहीं है कि तेजाज एक इंडिजिनस जहाज है। एक जहाज जिसको आपने 1983 में सोचा बनाने को, और अब वो बना लिया है टू सम डिग्री, उसको इंटीग्रेट भी कर लिया टू सम डिग्री। उसके लिए ये भी जरूरी है समझना कि जो एयर फ्रेम है कॉम्पोजिट बिल्कुल ठीक है कि उसमें बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल्स इस्तेमाल हुए हैं स्ट्रक्चर स्ट्रेंथन करने के लिए, ज्यादा जीज खींचने के लिए। लेकिन दूसरी साइड पे आप JF-17 को रिलेट कर लें, हमारा जो जहाज इटसेल्फ है उसकी कंप्लीट असेंबली लाइन हमारे पास है, यहीं पे कामरा में ही बनती है, यहीं पे हम उसको असेंबल करते हैं। परसेंटेज वाइज इस रिलेशन में बिल्कुल जो रशियन इंजन है RD-93 लगा हुआ है, 93MA आ जाएगा इस JF-17 ब्लॉक 3 में। KLJ-7 रेडार है जो चाइनीज है, बिल्कुल ठीक। तो दोनों का मुआजना करने में हम देखें तो कोई बहुत फर्क नहीं है। इंडिया में जो कैपेबिलिटी है हॉल के पास, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उन्होंने अब दोबारा टाइमलाइन पे देख लें 83 से अभी तक ये किया है। हम ऑन द अदर हैंड एट अ वेरी लेटर स्टेज हमने आइडेंटिफाई किया कि यार हमें ये जहाज चाहिए और इस जहाज को एम्प्लॉय करने की जरूरत है और इसको बिल्ड मैच्योर करने की जरूरत है, तो जितनी जल्दी हम कर सकते हैं इसको चलाएं। सो दोनों जहाज मेरे नजदीक एट पार हैं इंडिजिनाइजेशन पे। दैट इज माय वर्ड। रेंज कह सकते हैं जितना अंदर ये जा सकते हैं दूसरे मुल्क के अंदर, उसमें अगर इनको कंपेयर किया जाए तो कौन सा ऐसा जहाज है कि जो लॉन्ग डिस्टेंस को जाके मिशन कर सकता है, उस पे ये कैसे कंपेयर होते हैं दोनों जहाज? अच्छा, जो रेडियस ऑफ एक्शन या रेंज है विदाउट फ्यूल टैंक्स 500 किलोमीटर है
क्या कहते हैं तेजा की, और जो JF-17 है वो भी लगभग इतना ही है, लेकिन जो एक्सटेंशन और जो ज्यादा रेंज इंक्रीज है वो फ्यूल टैंक्स के साथ है। जो फ्यूल टैंक्स के साथ रेंज JF-17 और इसकी बनती है, ये तेजा तकरीबन 1500 किलोमीटर तक जा सकता है फ्यूल टैंक्स के साथ। दूसरी तरफ जो हमारा JF-17 है, आपने शायद पेरिस वाला एयर शो देखा होगा, तो उसमें हमने 2 स्टॉप किए थे यहां से पेरिस लैंड करने के लिए। सो वेल इमेजिन के इसका रेडियस ऑफ एक्शन कितना ज्यादा हो जाता है 3 फ्यूल टैंक्स के साथ, कि वो इंस्टेड के 3-4 जगह रुक के पहुंचता आगे, वो 2 उसने स्टॉप्स किए और वो पेरिस पहुंच गया।